सचिव जी। संभवतः आप सभी ने साथियों एक वेब सीरीज देखी ही होगी जिसका नाम है पंचायत, जीतू भैया वाली पंचायत। इसमें शानदार और जबरदस्त सिनेमा है। तो साथियों मैं ये सब आपसे क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह यह है कि पंचायत सचिव की वैकेंसी मध्य प्रदेश में आने वाली है, जो ईएसबी के द्वारा संचालित की जाएगी। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि अब 10th और 12th के बेस पे उसका रिजल्ट ना आकर के अब ईएसबी के द्वारा बकायदा वो परीक्षा संचालित की जाएगी, और उसमें आप सभी लोगों की काबिलियत के दम पे आप जो भी पेपर में आप स्कोर करेंगे उसके दम पे आपका सिलेक्शन होगा, आपका चयन होगा। साथियों इस वैकेंसी के माध्यम से उन सभी साथियों का फायदा होने वाला जो कई दिनों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं मध्य प्रदेश में साथियों। तो उनके लिए ये काफी अच्छा एक वरदान साबित हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 23,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि यहाँ पे ये वैकेंसी की चार्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे सिंगरौली की बात करें यहाँ पे, तो आप देखिए सिंगरौली में 316 वैकेंसी है। ऐसे ही हर जिले में वैकेंसी है और बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। 23,011 वैकेंसी बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ये ईएसबी के माध्यम से संचालित की जाएगी। तो चलिए अब ऑफिशियल जानकारी की तरफ चलेंगे और इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है उसके बारे में आपको बताएंगे साथियों। तो ये जानकारी निकल के कहाँ से आई हुई है दोस्तों, आप तक कहाँ से ऑफिशियल जानकारी पहुंचेगी, तो आप देखेंगे यहाँ कि ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश के राजपत्र में ये प्रकाशित हुआ था, जिसका क्रमांक है 308। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रमांक इसका 308 है। आप जाके ये ऑफिशियली डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे डाउनलोड कहाँ से करना है, तो ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं कि www.governmentpress.nic.in, यहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल न्यूज की तरफ चलेंगे। ये है इसका जो राजपत्र है मध्य प्रदेश का। यहाँ इन्होंने 11 नवंबर 2025 को ये गजट यहाँ पे प्रकाशित किया, जिसके माध्यम से हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत क्या है साथियों, क्या है पूरी जानकारी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका परीक्षा कब तक लगभग हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ देखिए आप कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना क्या क्या है। इसमें आप देखेंगे इस नियम का संक्षिप्त नाम जो है वो मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती अनुशासन एवं सेवा की शर्तें हैं, जो 2025 में अभी ये अपडेट हुई है दोस्तों। पहले क्या था इसमें कि पहले ये 10th और 12th के रिजल्ट के बेस पे ही सचिव बनाया जाता था दोस्तों। तो उससे क्या है कि कई लोगों ने मांग पत्र अपना दिया कि 10th और 12th के बेस पे ना होकर के परीक्षा आयोजन करके बनाया जाए, जिससे कई सारे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर के काफी उनको फायदा होने वाला दोस्तों। इसलिए ये सरकार ने अभी 2025 में ही 11 नवंबर को ही ये गजट प्रकाशित किया दोस्तों, जिसमें इनके नियम के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। तो हम यहाँ देखेंगे पूरा इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे ये परिभाषाएं दी हुई हैं, ये अपने काम की खास नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि इसकी प्रक्रिया कब से लगभग प्रारंभ हो जाएगी और क्या रहेगा इसका एग्जाम डेट, लगभग कब तक एग्जाम होना है। तो दोस्तों देखिए मैं संभवतः आपको बता दूं कि ये परीक्षा 2026 की परीक्षा होगी। 2026 में ही ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और आप यहाँ देखेंगे इन्होंने बताया भी हुआ है कि जो भी भर्ती है वो 1 जनवरी की स्थिति में अपने जो जिले में सचिवों की जो स्थिति है वो जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन जो अधिकारी होते हैं वो उनकी जानकारी जो श्रेणीवार है वो संचालनालय को भेजेंगे दोस्तों। ये जानकारी भेजेंगे 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का काम चलेगा, फिर 15 तारीख में कुछ और प्रोसेस उसका होगा। प्रक्रियाएं ऐसे धीरे धीरे चलती रहेंगी। तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी फरवरी में इसकी प्रक्रिया संपूर्ण कंप्लीट कर ली जाएगी, और उसके बाद इसका जो ईएसबी के माध्यम से जो उनके पास मांग पत्र आएगा उसके हिसाब से वो भर्ती के लिए अपना एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोगों को सभी को ये सूचना मिल जाएगी कि इसका नोटिफिकेशन आया, और उसके बाद उसकी सिलेबस और जो भी चीजें हैं उसमें जानकारी उसमें मेंशन कर दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कर सकेंगे। वैसे सिलेबस क्या होगा अप्रोक्सीमेट ये भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, मोटी मोटा समझ तो आ ही जाता है। और देखिए दोस्तों इसमें और आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए अवकाश के बारे में दिया गया है कि अवकाश क्या क्या रहेंगे, आकस्मिक अवकाश अर्थात सीएल जो होता है। तो दोस्तों देखिए हाँ एक बात और है आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सचिव का जो पोस्ट होता है वो गवर्नमेंट पोस्ट होता है या ऐसे नॉर्मल संविदा के बेस पे होता है। तो वो पूरी तरह से सरकारी का पद है दोस्तों, सरकारी नौकरी है वो। उसमें आप देखेंगे कि जो भी सरकारी नियम लागू होते हैं वो उन पे भी लागू होते हैं। जैसे यहाँ आप सीएल की बात कर रहे हैं तो सीएल भी 13 सीएल मिलेंगे। जैसे मैं हूँ राजस्व विभाग में मैं भी कार्यरत हूँ, तो मुझे भी 13 सीएल मिलते हैं टोटल, और महिलाओं को 13 के जगह 20 सीएल मिलते हैं दोस्तों। तो इसमें भी वही मेंशन किया हुआ है कि महिला सचिव के लिए 20 दिनों की आकस्मिक अवकाश मिलेगी 1 कैलेंडर ईयर में। अन्य अवकाश भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप सब इस चीज का इंतजार भी कर रहे होंगे कि जो इसमें वैकेंसी आने वाली है वो वैकेंसी टोटल कितने आने वाली है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 23,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जिलेवार इन्होंने बताया हुआ, ये जो वैकेंसी होगी दोस्तों वो जिलेवार होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आगर, मालवा, अलीराजपुर ऐसे कर करके आप यहाँ पे पूरी वैकेंसी देख सकते हैं। छिंदवाड़ा में 790 वैकेंसी रहेंगी, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप पूरा ये जितना भी जिला है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। झाबुआ में 527 है, जबलपुर में 334 है। इसी प्रकार से आप पूरा जो लिस्ट दिया हुआ है, राजगढ़ में 622 है, सागर में 765 है, सतना में 695 है। यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, आप पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, आपका जो जिला है वहां से संबंधित आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको एक स्पेशली बता दूं, ये 48 नंबर पे जो लिखा हुआ है सिंगरौली के बारे में, तो सिंगरौली में दोस्तों 316 पोस्ट आने हैं। वो इस गजट के माध्यम से दिखाया गया है कि 316 पोस्ट सिंगरौली में आने हैं दोस्तों। अब ये 316 पोस्ट में क्या किसके लिए वैकेंसी रिजर्व रहेगी, कितनी वैकेंसी ओपन रहेगी, इसके बारे में भी चलिए कुछ चर्चा आगे कर देंगे हम। तो दोस्तों सिंगरौली में जैसा कि मैंने बता दिया कि 316 पोस्ट रहेंगे, और यहाँ टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। और जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो रहेगी 23,011 वैकेंसी। 23,011 वैकेंसी बहुत मैसिव वैकेंसी है। बहुत सारे लोग कई दिनों से ये मांग उठा रहे थे कि जो सचिव का पोस्ट है वो परीक्षा के माध्यम से भरा जाए, जिसकी वजह से ये आज जाके संभव हो पाया है कि सरकार ने ये राजपत्र में ये जारी किया हुआ है कि ये ईएसबी के द्वारा ये एग्जाम कराया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ वर्गीकरण और वेतनमान के बारे में बताया गया है। तो ये वेतनमान तो वगैरह ठीक है, मैं इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना के बता दूंगा, इसकी सैलरी अच्छे से आपको समझा दूंगा। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या है। इसकी शैक्षणिक अर्हता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप एलिजिबल कैसे होंगे इस परीक्षा के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे साथियों कि यहाँ लिखा हुआ है सचिव ग्राम पंचायत का रहेगा। इसमें आपको जो भी चाहिए, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में आपको मैं बता दूं, यहाँ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए, आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में किसी भी विषय में आपके पास एक स्नातक की उपाधि होनी चाहिए दोस्तों। और जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कंप्यूटर दक्षता में अर्ह एवं सीपीसीटी में हिंदी टंकण। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो सीपीसीटी का पेपर होता है, सीपीसीटी के पेपर में जो थ्योरी होता है साथियों, वो थ्योरी में आप पास हो जाइए, जो मेरे ख्याल से 75 मार्क्स का होता है। और उसके अलावा जो उसमें हिंदी टाइपिंग होती है, सीपीसीटी में ही हिंदी टाइपिंग होती है, वो हिंदी टाइपिंग आप पास हो जाइए। कुल मिला के सीपीसीटी का पेपर देंगे, सीपीसीटी की थ्योरी में पास हो जाएंगे और हिंदी के टाइपिंग में पास हो जाएंगे, तो आपके पास जो सीपीसीटी का सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो सर्टिफिकेट और वो सीपीसीटी का सर्टिफिकेट और वो जो एक डिग्री का सर्टिफिकेट है, यही आपके लिए दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है साथियों। यही इसी दो डिग्री के माध्यम से, इसी दो सर्टिफिकेट के माध्यम से आप एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उसके लिए केवल यही दो रहेगा, आपके पास सीपीसीटी होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व जीआरएस के पद पर नियुक्त किया गया हो। जीआरएस एक पोस्ट है दोस्तों, ग्रामीण रोजगार सहायक होता है जीआरएस। ये भी हम लोग के कई सारे काम होते हैं जो हम लोग के अंडर में ये काम करते हैं। तो ये देखेंगे जीआरएस के जो पोस्ट हैं उनके लिए क्या सिस्टम रहेगा। तो जीआरएस जो ग्रामीण रोजगार सहायक है उनके लिए ये क्राइटेरिया रहेगी, ये वो 10+2 अर्थात जो 12th क्लास है वो उत्तीर्ण हो और उसके साथ साथ उनके पास सीपीसीटी का उनके पास सर्टिफिकेट हो। तो हम जानते हैं कि जीआरएस कई सारे ऐसे हैं जो ग्रामीण रोजगार सहायक हैं जिनके पास सीपीसीटी की उपाधि नहीं है दोस्तों। तो आप जो भी हैं, मतलब अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, अगर एक दो को भी फायदा हो जाए इसकी वजह से तो काफी अच्छा है। तो आप सीपीसीटी की तैयारी कर लीजिए, जनवरी में संभवतः नेक्स्ट सीपीसीटी का पेपर होने वाला है। तो आप हिंदी टाइपिंग और 75 नंबर की जो थ्योरी है उसमें पासिंग मार्क्स जो होते हैं, मेरे ख्याल से शायद 38 के आसपास उसका पासिंग मार्क्स होता है साथियों, तो वो आप टोटल क्लियर कर लीजिए। ये उसी की उपाधि के हिसाब से आप एलिजिबल होंगे दोस्तों। और इसके बाद साथियों यहाँ आयु के बारे में हम देखेंगे। यहाँ एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये आयु के बारे में यहाँ बताया हुआ है। तो भर्ती वर्ष की 1 जनवरी जिस भी ईयर भर्ती वर्ष हो, जैसे अगर 2026 में अगर ये भर्ती होती है तो 1 जनवरी 2026 को आपका जो उम्र है 21 साल से 35 साल के बीच होना चाहिए। जो यूआर में स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए बात की जा रही है। और SC ST OBC यहाँ पे लिखा भी हुआ है, SC ST OBC दिव्यांगजन और जो भी महिलाएं हैं उनकी जो आयु सीमा में छूट रहेगी वो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नोटिफिकेशन के आधार पर, उनके दिशा निर्देशों के आधार पर जो नियम वो बनाते हैं उन्हीं के अनुसार देय होगा साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल, उसी के अनुसार देय होगा साथियों। और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि जीआरएस के लिए जो दिया हुआ है कि जीआरएस कोटे से जो भी अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए आयु सीमा जो है वो 50 साल रहेगी दोस्तों। तो ये भी काफी लोगों को समझना था, तो आप समझ जाइए यहाँ से।
ये आपको टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज के बारे में यहाँ पे हमने बता दिया आपको। तो दोस्तों आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्लियर हो गया होगा, कितनी वैकेंसी आई हुई है वो क्लियर हो गया होगा साथियों। आप ये वीडियो के माध्यम से आपने देख लिए होंगे। और जो भी मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि इसका एग्जाम डेट कब तक हो सकता है, तो देखिए साथियों ये 2026 की वैकेंसी होने वाली है। 2026 में इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर इनके प्रोसेस में जनवरी फरवरी तक का टाइम लग जाता है, तो आप यूं ऐसे समझ लीजिए कि अगर इसका नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल तक भी आता है या उसके बाद भी आता है तो कोई भरोसा नहीं है एएसबी का, 1-1.5 महीने 2 महीने में वो परीक्षा संपन्न करवा लेता है। तो आप उसके पीछे तो नहीं भाग सकते। ये जरूर है कि नोटिफिकेशन अगर आपके लिए आएगा तो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया रहेगा उसके हिसाब से आप तैयारी सुचारू रूप से कर पाएंगे साथियों। और अगर नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहा है तो अगर इसकी तैयारी आपको करनी भी है तो जो भी मुख्य सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथ्स रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, आप सचिव का पोस्ट है तो हिंदी तो आना लगभग तय ही है। अगर सीपीसीटी मांगा हुआ है तो वो कंप्यूटर की भी जानकारी मांगेगा आपसे। तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश का शायद इंग्लिश का मेरे ख्याल से इसमें जानकारी नहीं पूछेगा आपसे। तो ये जो सब्जेक्ट्स मैं कह रहा हूँ ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लो। करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, ये तो लगभग हर एग्जाम में ही आते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि सिलेबस में आप जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये 6-7 सब्जेक्ट्स जो हैं इनकी आप अनिवार्य रूप से तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए अगर आपको लगता है ऐसा। हालांकि ये जो मैथ्स रीजनिंग जीके है ये लगभग सभी एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि इसकी तो तैयारी आपकी होनी ही चाहिए। तो आप धीरे धीरे उसकी तैयारी में आप लग जाइए। और इसके अलावा क्या मैं डिस्कस करने वाला था, सिलेबस के बारे में भी मैंने थोड़ा मोड़ा आपको बता दिया। देखिए ये जानकारी मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता इस जानकारी की, पर मैं अपने तजुर्बे के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने 2-2 सरकारी नौकरी निकाल के रखा हूँ मैं इस फील्ड में, और इस फील्ड में मुझे जितनी भी जानकारी है मैं उसके तजुर्बे के आधार पे बता रहा हूँ आपको कि ये सिलेबस मैथ रीजनिंग और हिंदी जो है और कंप्यूटर मेरे ख्याल से इसमें पूछे जाना चाहिए। इसीलिए आप इसका जो है तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं साथियों। और इसके अलावा परीक्षा कब तक होगा तो मैंने बता दिया कि ईएसबी है, जब भी नोटिफिकेशन जारी करेगा उसके 1-2 महीने में वो परीक्षा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कई सारे परीक्षाओं में ये आप देख चुके हैं कि आपके पास समय वो मिलता नहीं है। तो आप तैयारी अभी से ही लग जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों एक लास्ट सवाल छूट रहा है जो आप लोगों के द्वारा ये पूछा भी गया था कि डिप्लोमा जो कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है डीसीए या पीजीडीसीए वो एलिजिबल होगा या नहीं। तो डीसीए या पीजीडीसीए की आपको कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है, आपके पास सीपीसीटी होना अनिवार्य है। इसमें लिखा भी हुआ है इसके जो नियम है उनमें कि सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए और आपके पास स्नातक की एक उपाधि होनी चाहिए, एक अर्थात आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है और अगर आपके पास सीपीसीटी है, सीपीसीटी में अगर आपने हिंदी टाइपिंग निकाल रखी है और आप कंप्यूटर में दक्ष हैं आर हैं, अर्थात आप ये जो 75 नंबर का पेपर होता है उसमें अगर आप पास हो चुके हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाती है। जिसके पास भी सीपीसीटी नहीं है वो सीपीसीटी अभी कर ले, अभी समय भी है थोड़ा सा। तो सीपीसीटी शायद जनवरी में होना है नेक्स्ट, तो आप उसी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और आप परीक्षा भी दे सकते हैं। अभी 2 महीने बचा हुआ, आप 1 महीने में सारा काम सीख सकते हैं। कंप्यूटर तो जनरली सब उस 75 नंबर का पेपर तो जनरली निकाल ही लेते हैं सब, और हिंदी टाइपिंग है तो उसको भी आप अच्छे से तैयारी करके निकाल सकते हैं दोस्तों। अब ये जो भी मुख्य मुख्य सवाल थे आपके मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं और मैं आशा करूंगा कि आपको ये सब चीज समझ भी आ गई होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई द्वंद्व हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर के आऊंगा जिसमें कुछ और जो जानकारी है, जैसे इसकी सैलरी क्या है, सैलरी के मापदंड क्या होने चाहिए और उसका वेतनमान लगता है वो कितना लगता है, उसके बारे में मैं आपको वहां चर्चा करके बता दूंगा साथियों। और आपके मन में जो भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ वीडियो बना के आपको जानकारी दे करके, आप भी अपना काम कर दिया कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।